तो पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, कैसे? पॉलिटिकली करेक्ट मैं कहूँगा, इकोनॉमिकली करेक्ट। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार का उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं क्यों खुश होना चाहिए लोगों को, मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि ग्रोथ के जो इंजन है उसको सपोर्ट करे। सरकार का काम ये नहीं कि वो ग्रोथ क्रिएट करे, उसका काम ये है कि वो एक एनेबलर बने। और एनेबलर बनने के लिए क्या जरूरी है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जॉब्स क्रिएशन करने हैं, हेल्थ केयर के फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है। तो उस सब पे तो पूरा फोकस था बजट का। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोताही हुई यहाँ पे किसी ने कहा कि भाई आप कम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मार्केट्स में रैशनलाइजेशन हुआ है रेट्स का, लोग अभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% हो गया ना। कितने लोग हैं मार्केट में जो सिर्फ 1 साल की ट्रेडिंग करते हैं जिनको इससे नुकसान होगा? आजकल ज्यादातर तो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। नया जो बजट जो आया है जो लॉन्ग टर्म है वो तो 12.5 10 का 12.5 हो गया। मुझे नहीं लगता कि उससे मार्केट में कोई इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। उसके फायदे भी है ना, अनलिस्टेड बराबर हो गया, रियल एस्टेट बराबर हो गया, आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम है। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते क्या ये बेटर नहीं होता कि आप ड्यूरेशन बढ़ा देते? आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए नहीं, करने को बहुत कुछ कर सकते थे, हो सकता है हो बाद में, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे ये आज का जो थोड़ा रिएक्शन है वो थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा है इस बात पे कि सिर्फ टैक्स रेट बढ़ गया, पर जो बाकी काम हुए, जो बाकी अनाउंसमेंट हुए, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क पुश हुआ, देखिए उस पे अभी तक मुझे लगता है पूरी चर्चा ठीक से हुई। आई एग्री। अभी मैं प्रसन्ना जी ने थोड़ा अप्रसन्नता जाहिर की है इस पे, मैं भी उनसे लॉजिक। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सरकार 10 साल से एनेबलर का ही काम कर रही है। कॉर्पोरेट टैक्स 9 लाख करोड़ और इनकम टैक्स 10 लाख करोड़। तो आपने एनेबलर के तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया तो कितनी कैपेक्स हुई प्राइवेट? आज भी ये सवाल उठता है प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है। तो एनेबलर बन के कोई बहुत फायदा नहीं। आप डिमांड जनरेट नहीं कर रहे हैं। आपने सीखो और कमाओ, मुझे सिखा दिया, मैं कमाऊं कैसे जब डिमांड ही नहीं है? डिमांड जनरेट करने के लिए इस बजट में क्या, मेरे को ये भी समझना है। एक मिनट पहले मैं एक दूसरा ले लूँ। अनिल सर, हमारे चारों मेहमान, नहीं प्रसन्ना जी को छोड़ के सब कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है। प्रसन्ना भी एक सेगमेंट छोड़ के सब कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको बजट? नीरज जी, पहले आप सबको नमस्कार। तो मैं थोड़ा वो टेक्निकल इशू के कारण आवाज थोड़े पैनलिस्ट के कमेंट्स कट गए थे, लेकिन शायद ओवरलैप हो मेरा जो समरी है बजट का। तो मेरा जो अंदाज है कि ये गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स का एक बजट है, और इसको अगर हमें परखना है तो इसकी बारीकी में इस बजट की खूबी है। जो पहले अंदाज में, जैसे आपने मार्केट में भी देखा, हम सबको भी लगा इस बजट में कुछ नहीं है, लेकिन जब हमने गौर से इसको देखा तो काफी 3-4 बातें आपके हमारे साथ उभर के आती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ गुड इकोनॉमिक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस, मतलब जो कि फिस्कल गार्डरेल्स में ये बजट को रखा गया, जबकि वित्त मंत्री के पास एक बहुत बड़ा वॉर चेस्ट था, उनके पास मतलब खूब फिस्कल उपलब्धि थी, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया कि पॉपुलिज्म में नहीं डाला। तो मतलब कि और कमिट कर दिया देश को कि अगले आगे जाके एक और मतलब डिफिकल्ट पैरामीटर, ये जो डेट टू जीडीपी, अभी हम फिस्कल डेफिसिट को देख रहे हैं, डेट टू जीडीपी की पाबंदी गार्डरेल्स के अंदर अब फिस्कल धर्मा हमारा चलेगा। दूसरी बात है कि जो ये इन्होंने जो स्कीम, जो स्पेंडिंग के जो कमिटमेंट किए हैं, जो एक तरीके से जो चुनावी रिजल्ट हैं उनके अंदाज में किए हैं। आंध्र प्रदेश का जो पैकेज का बहुत अभी चर्चा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए बजट से उतने पैसे नहीं गए जितना वित्त मंत्री ने कमिट किया है कि एडीबी, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे दिलाए जाएंगे और वहां से फंडिंग होगी। कि मतलब बजट को लेवरेज किया है, देश की आर्थिक स्थिति को लेवरेज किया है कि अब एडीबी वगैरह से लोन्स लिए जाएंगे। तीसरी बात है कि जो ये इसकी जो एक उपलब्धि है, एक कोशिश है, और कोशिश जो है एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये पूरे अगले 5 साल में पहला बजट है। तो एक तरीके से एक राजनीतिक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ये सरकार दिखा रहा है कि जो चुनावी नतीजे शायद इनकी तरफ नहीं गए हो, लेकिन इनकी जो एनडीए की मेजॉरिटी है वो एक तरीके से उसको सामने प्रकट कर रहे हैं कि अब हम, ये पहला चैप्टर है, अभी 3-4 चैप्टर और हैं, और उन्होंने जो कमिट किया है कि एक न्यू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आगे हमारे सामने रखेंगे और फिर एक न्यू टैक्स कोड। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस समझिए। एंड उस तरीके से अगर बजट को देखें
तो मैं जैसे शुरू में कहा, गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स। ओके प्रसन्न सर, अब आपके पास दोबारा से आपने एक क्वेश्चन रेस किया कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। Yes. एक एक चीज़ें आप मुझे समझाइए। मुझे तो ये भी समझना है कि गोल्ड पे ड्यूटी कम क्यों की गई है? सिर्फ इसलिए कि स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकना है? ये लॉजिक भी दिया गया, सेक्रेटरी साहब ने दिया, मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो टू क्लैरिफाई, मेरा ये नहीं कहना है कि आप टैक्स मत, कॉर्पोरेट कैपिटल गेन में टैक्स लगाना अच्छी बात है, क्यों 10% होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट पे 30% लगता है, वो ठीक है। पर ये कहना कि बिकॉज मार्केट टू जीडीपी इज 120%, मार्केट इज ओवर हीटेड, हम साउथ ईस्ट एशिया 97 पे जा रहे हैं, यूएस पे जा रहे हैं, कंपैरिजन नहीं है। वी आर नॉट ओवर फाइनेंशियलाइज्ड, हमारे क्रेडिट टू जीडीपी इज वन ऑफ द लोएस्ट, 60-70% of our people don't have access to credit. ये ऐसे सोच के, ये तो लास्ट टाइम हमने जो बात किया था आरबीआई के, अगर आपको याद है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट बढ़ गया तो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया, देखा भी नहीं कि रिस्क बढ़ रहा है कि नहीं, जस्ट बेस्ड ऑन अ समरी स्टैटिस्टिक्स एज्यूम करना कि कुछ गलत हो रहा है और जो प्रॉब्लम नहीं है उसके पीछे जाना और इसके वजह से ग्रोथ को कम करना, ये गलत है। yes, I'm telling you about the thinking behind this. वो STT लगता है कि 0.1 to 0.2, बट ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आज आप शॉर्ट करोगे मार्केट में तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज द ओनली वे। अगर आप शॉर्टिंग को अगर शॉर्टिंग को अगर आप डिस्करेज करोगे तो मार्केट और ऊपर जाएगा, कम नहीं जाएगा। बहुत रिसर्च है इसके बारे में। तो समरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिसीजन नहीं होना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं। Now coming to other issues, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, और एक और प्रॉब्लम है इंडिया में, रेगुलेटर्स। आपने कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमारा आज अब रियल रेट है, अगर आप कोर इन्फ्लेशन, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 3%, और आपका जो रिपो रेट है 6.75, 3.75% रियल रेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, राइट? अगर हमें ये समझना है कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है, उनको रेगुलेटर्स को भी कहना पड़ेगा कि आपको भी इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने उनका काम कर दिया, अभी फिस्कल डेफिसिट कम कर दिया। अगर आप फूड प्राइस के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट रेट, रियल रेट 3-4% रखोगे, मुझे पता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 5-5.5 है, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मैटर नहीं करता इन स्पिरिट। व्हाट मैटर्स इज कोर इन्फ्लेशन। तो ये सब प्रॉब्लम है, जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स है कहीं और है। इन्होंने ये अच्छा स्कीम अनाउंस करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जैसे कैपेक्स इन्होंने इतने साल किया, कॉर्पोरेट टैक्स कट किया, इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रियल रेट बहुत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टिल प्रॉब्लमेटिक। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये गोल्ड का भी इशू, आपको याद है 2014 में क्या था? हमने बैन कर दिया था उसको, हमने कहा कि इंपोर्ट बहुत बढ़ गए, तो वहां से सडनली सोच बदलना, तो इसको ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है। इसके ऐसे जब आप ऐसे सी चेंज करोगे तो यू हैव टू थिंक थ्रू प्रॉपर्ली। तो ये जो एजम्पशन है उसके इससे मुझे प्रॉब्लम है। तो कैपिटल गेन बढ़ाइए थोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। आई गेट इट, बट दिस वे ऑफ पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन समरी स्टैटिस्टिक्स इज रॉन्ग। मतलब एक लार्जली ये कहा जाता है कि गोल्ड को डिस्करेज करिए, आप डेट इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगवाएंगे सबसे, और आप इक्विटी जहाँ से फंड रेज हो सकता है उसको आप टैक्सेशन में ज़्यादा लेके आ रहे हैं। मतलब जूलर्स को, और लॉजिक क्या दिया गया कि 8% जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका गोल्ड होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, टेक्सटाइल से ज़्यादा कहीं नौकरी कर रहे हैं क्या लोग, उसको क्या दिया आपने? मेरा सवाल ये, बीसीजी वाले सर, जो बात तंत्री जी कह रहे हैं उसी को डीप में आपसे समझते हैं सर। ग्रोथ 6.5%, 7% की ग्रोथ पे आप 1 करोड़ लोगों की नौकरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटर्नशिप कराएंगे। कहाँ कराएंगे इंटर्नशिप? कौन सी नई फैक्ट्री लगी जहाँ पे लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, 5-5 हज़ार रुपये देंगे? देखिए, पहले जो प्रोफेसर तांत्री बोले उससे काफी चीज में सहमत हूँ उनसे, क्योंकि रेगुलेटर्स को भी समझना है कि हम लोग को क्या, भारत को अभी क्या चाहिए, और रियल इंटरेस्ट रेट इस लेवल पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। दूसरी बात आप बोल रहे हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में तो एक इन लोग टैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं कि कहीं हम थोड़ा सा इंटरेस्ट घटा दें तो उन लोग कस्टम्स ड्यूटी देगा कि स्मगलिंग करेगा, कि
क्या पिविट पॉइंट है यहाँ पर स्मगलिंग बढ़ जाता है और ड्यूटी घट जाता है, क्योंकि ये डेड इन्वेस्टमेंट है तो उसमें थोड़ा सा ड्यूटी तो ले लें। मैंने हमको तो लगता है वो सोच उस किस्म की है। मगर मैं एक सवाल सब लोग के सामने डालना चाहता हूँ। अभी जो ग्लोबल स्थिति है वो काफी नाजुक है और उस पर हम लोग को बिल्कुल कड़ी नजर रखना चाहिए। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि इंडिया का सिचुएशन काफी बढ़ रहा है और बेहतर होते जा रहा है। आप MSCI इंडेक्स देख लीजिए, कहाँ हम लोग 3-4 साल पहले 6-8% पर रहते थे, अब करीब 20% पे आ गए। चाइना करीब 45% पे होता था, वो भी 23-24% पर आ गया। तो हम लोग करीब टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो जा रहे हैं। तो कहीं हम लोग टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस बार जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को नहीं छोड़े हैं, जब बहुत आसान था छोड़ने के लिए, 2-3 स्टेट का इलेक्शन आ रहे हैं तो पैसा हम लोग फेंक सकते थे और कहीं वो फेंकते तो ये पूरा कंसोलिडेशन मूवमेंट जो है हट जाता। अभी देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर भी बोला है कि स्टेबल से पॉजिटिव आउटलुक कर दिया है। कहीं वही एक हम लोग का रेटिंग इंक्रीज हो जाए। वो कह लें तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का तो अपना मॉडल सब समझना चाहिए कि क्यों हम लोग का अभी तक क्रेडिट रेटिंग जहां है वहां है, मगर कहीं वो इंप्रूव हो जाए तो देखिए हम लोग का कॉस्ट ऑफ फंड, तो जैसे ये प्रोफेसर तांत्री जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं तो उसमें बहुत आपत्तियां आ जाते हैं बिजनेस के लिए। तो अभी आप बजट भी देख लीजिए, बजट में वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर, वन ऑफ द हाई वंस विल बी इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं घट जाए तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है इसको हम लोग को अप्रिशिएट करना है और उसके साथ जो बोला जा रहा है GST को सिंप्लीफाई एक्सटेंड करेंगे, पूरा टैक्स का रिव्यू करेंगे और जो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स में हम लोग अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। अभी इंडिया इज स्टिल नॉट इजी टू डू बिजनेस, इट इज गेटिंग इजियर बट इट इज नॉट इजी। इकोनॉमिक सर्वे ने बड़े अच्छे बात बोले हैं इसके बारे में। और पूरा जो सिस्टम में फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है उसको बढ़ावा मिलेगा, तब इंडियन इकोनॉमी जो है अनलीश और अनलॉक होगी। तो ये कंजर्वेटिव एस्टिमेशंस तो अच्छी बात है क्योंकि क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी अभी हम लोग को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और इसमें जो डेटा पर भी मामला को जो लेकर के बात किया गया है कि हम लोग को डेटा इंप्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। मेरा तो एक बड़ी मांग रह गई और उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूँ और मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग हर महीना इस पर एक बार चर्चा करें कि पानी पर, वाटर पर कुछ नहीं किया गया है, रादर देन वो अर्बन के नीचे थोड़ा सा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, मगर हम लोग वाटर को सीरियसली अभी तक नहीं ले पा रहे हैं और ये मामला जो है विल कम बैक टू हॉन्ट अस। हम ये बोल रहे हैं रिपीटेडली कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए। परफेक्ट। हिरन जी, एक सवाल आपसे जो कि आपको जल्दी जाना है थोड़ा, क्या आपके सेक्टर के लिए जो किया गया, आप लोग मांग कर रहे थे रेंटल हाउसिंग करें, उसमें कुछ किया है उन्होंने? कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करें और आज कुछ टैक्सेशन में चेंज किए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी क्या इससे, आपको लगता है? नहीं, रेंटल हाउसिंग का जो किया है वो बहुत ही छोटे एक्सपेरिमेंटल किया हुआ है। वो है इंडस्ट्रियल हाउसिंग फॉर बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर एक शुरुआत की है। PPP मॉडल जो किया है विद इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ डॉर्मेटरी अप्रोच। तो मेरे अंदाज से दिस इज नॉट इवन क्वार्टर ऑफ 1% ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इन रेंटल हाउसिंग। तो मेरे अंदाज से इससे तो ये सिर्फ ये शायद एक्सपेरिमेंटल एक पहले पगला लिया है विद अ वेरी हेजिटेंट मूव। लेकिन हमें सोचना है कि हम 5 साल से ये मांगे कर रहे हैं कि रेंटल हाउसिंग के ऊपर कुछ फायदा देना चाहिए, कुछ राहत देनी चाहिए। बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो पूरे देश में हम अब तक ये कह रहे हैं इट इज टू बाय अ हाउस, और हम समझते हैं कि रेंटल हाउसिंग को इतना ही जोर देना चाहिए जितना परचेस ऑफ हाउसिंग करें।
अमेरिका जैसे देश में, अमीर से अमीर देश में 50% लोग रेंटल हाउसिंग में रहते हैं जन्म से मरण तक। तो मेरे अंदाज से हमारे देश में भी उसको कुछ प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। जैसे देखिए अभी रेंटल हाउसिंग इसके लिए किए हैं, तो व्हाई नॉट हिरेंद्र जी सर उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्या है इस बजट में? नहीं, ये